क्लास, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैन वी स्टार्ट? इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला स्टडी किया। जो पहला फॉर्मूला हमने स्टडी किया था वो था सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, दिस इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P फ्रॉम अ हॉलो स्फीयर। इस वाले केसेस में एक छोटी सी और बात हमारी बाकी है जिसको हमें अभी कंप्लीट करना है, जिसमें हम केस 1 में ये कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज कीजिए कि ऐसा हुआ कि इफ पॉइंट P lies on the surface of the sphere, तो क्या होगा। मैं आपको पिछले लेक्चर की तरफ लेके जाना चाहूंगा बस कुछ टाइम के लिए, ताकि आप पिछले लेक्चर का डायग्राम देख के जरा ये बता सकें कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो पॉइंट P आपको अभी दिखाई दे रहा है, अगर ये पॉइंट P यहां पे ना होते हुए यहां होता तो क्या हो जाएगा। आप क्या बोल सकते हैं, अगर पॉइंट P यहां ना होते हुए यहां होता तो क्या लगता है आपको, क्या होता? गेस करो। एब्सोल्युटली करेक्ट खुशी। क्या हम बोलते हैं कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? हरदम क्या आप ये बात जानते हैं कि स्मॉल आर आपके गॉसियन सरफेस का रेडियस होता है, और गॉसियन सरफेस पॉइंट P के अबाउट बनाया जाता है। पर अगर आपका पॉइंट P खुद स्फीयर के ऊपर है तो ये स्फीयर ही आपका गॉसियन सरफेस जैसा बिहेव करेगा। यानी कि हम स्मॉल आर को बड़े आर के बराबर लिख सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या ये बात वैलिड है?
कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है कि स्मॉल आर कैन बी रिटन एज इक्वल टू कैपिटल आर? हाउ मेनी पीपल थिंक दैट दिस इज वैलिड? ओके, तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आज के लेक्चर में हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। तो अगर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे का स्मॉल आर का स्क्वायर और ऊपर का कैपिटल आर का स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है आपका? सिग्मा है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपका पॉइंट P आपके सरफेस के ऊपर होगा। ये था आपका केस 1। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट केस 2। केस 2 ध्यान से देखना। केस 2 में अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, इफ पॉइंट P lies inside the sphere, तो क्या होगा? अगर पॉइंट P आपके स्फीयर के अंदर है, यानी कि समझो पॉइंट P यहां कहीं पे है, इसके पहले पॉइंट P यहां था। अगर पॉइंट P यहां होगा तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि चार्जेस सरफेस के ऊपर है और सरफेस के बाहर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। जो ग्रीन कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द सरफेस विच इज कमिंग आउट। क्योंकि चार्जेस कहां है? चार्जेस सरफेस पे है, चार्जेस अंदर नहीं है। तो अगर चार्जेस अंदर नहीं है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे? इनसाइड। कितनी होगी? 0 होगी। ये वाली बात भी अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लीजिए। केस 1 एंड केस 2। अगर आप यहां पे रीजन लिखना चाहते हैं तो रीजन भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। नो चार्जेस आर प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट ही नहीं की जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर इज 0। इतनी दो बातें क्या सब लोगों को क्लियर है? डन। चेक कर लीजिए, हाँ या ना, सबका रिप्लाई आना चाहिए मुझे फटाफट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज का लेक्चर सिंपल होने वाला है, क्योंकि आज आप कल के लेक्चर की नॉलेज आज सिर्फ अप्लाई करने वाले, ठीक है? आज हम सेकेंड चीज पढ़ रहे हैं, यानी कि हमने कल गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन पढ़ा था जिसमें हमने स्फीयर के ऊपर सब चीजें की थी। आज हम दूसरा एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन infinitely long straight charged wire। ठीक है,
एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। आप देख सकते हैं शेप अब चेंज हो चुका है, अब शेप एक वायर का आ जाएगा। आप जानते हैं बचपन से कि वायर एक सिलेंडर की तरह बिहेव करता है, यानी कि डायग्रामेटिकली अगर मैं आपके सामने एक वायर को पेश करना चाहूं तो वायर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये है आपका वायर, बॉटम में आप इस तरह से वायर को देखेंगे। इस वायर की वजह से अगर इस वायर के ऊपर हम इस तरह से चार्जेस को रख दें, ठीक है, और आप कोई एक पॉइंट P यहां पे चूज कर ले और किसी ने आपको पूछा कि इस पॉइंट P पे इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया तो आप कैसे बताएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे यह है कि सबसे पहले आप इस वायर का जो रेडियस होगा पहले उसको डिफाइन करें। तो आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा उसको कैपिटल आर लिख लें। कैपिटल आर क्या हो गया? कैपिटल आर हो गया आपका रेडियस। कैपिटल आर क्या है? आपका रेडियस ऑफ आपकी वायर, वायर यानी कि आपका सिलेंडर। तो यहां पे वायर लिखिए या आपका सिलेंडर लिखिए। अब दूसरी बात, अब आपकी इतनी नॉलेज तो है कि आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए कहा जाएगा उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सबसे पहले आप एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करें, जैसा आपने पिछले वाले टॉपिक में भी किया था। अब यहां पे जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे वो गॉसियन सरफेस भी एक तरह का सिलेंडर होगा। यानी कि हम कैसे बनाएंगे गॉसियन सरफेस? ऐसा। ध्यान से देखना मैं गॉसियन सरफेस किस तरह से ड्रॉ करूंगा। ये है वो गॉसियन सरफेस जिसको हमने अभी यहां पे ड्रॉ किया है। ये जो चीज आप देख रहे हैं दिस विल बी कॉल्ड एज अ गॉसियन सरफेस या फिर गॉसियन सिलेंडर। प्लीज बात को समझें। कल आपका ऑब्जेक्ट एक स्फीयर था तो आपका गॉसियन सरफेस भी एक स्फीयर था। आज आपका ऑब्जेक्ट एक सिलेंडर है तो आपका गॉसियन सरफेस भी एक सिलेंडर है। आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर जैसा ऑब्जेक्ट वैसा गॉसियन सरफेस बनाना होता है? मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी के जैसा आपका गॉसियन सिलेंडर भी होगा, मतलब गॉसियन सरफेस भी होगा। पर एक केस ऐसा है जो केस नंबर 3 में आएगा। अभी हम केस नंबर 3 नहीं पढ़ रहे हैं, हम केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम गॉसियन सरफेस को ऑब्जेक्ट जैसा नहीं लेंगे। वो केस में मैं आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल आपके दिमाग में एक बात पुटअप कीजिए कि ये जो पॉइंट P आप यहां पे देख रहे हैं, इस पॉइंट P के ऊपर हमें यह बताना था कि इस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पर्टिकुलर गॉसियन सिलेंडर की वजह से। ये जो गॉसियन सिलेंडर आप यहां देख रहे हैं इसका लेंथ L है जो हम यहां पे बना रहे हैं,
ठीक है। इस गॉसियन सिलेंडर का जो रेडियस है ये, दिस इज स्मॉल आर। सो व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर है रेडियस ऑफ गॉसियन सिलेंडर। इसके पहले वाले लेक्चर में क्या देखा? आपके स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर था, आपके गॉसियन स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर था। सिमिलरली आपके सिलेंडर का सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है और आपके गॉसियन सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर। सब चीज वैसी ही हो रही है, सिर्फ फर्क इतना है कि वहां स्फीयर था, यहां सिलेंडर है। अब यही वो छोटा सा एरिया है जिसके ऊपर आप ध्यान देते हो। अगर आपको याद आएगा, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, वहीं पे एक एरिया हम कंसीडर करते हैं। और आपको एक और बात पता होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बनाते हैं वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनाते हैं, और जो एरिया वेक्टर बनाते हैं वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनाते हैं। ये छोटा सा ds है, और जो उस ds का जब आपने वेक्टर बनाया तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब वेक्टर बनाया तो वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनाया। इस नॉलेज के हिसाब से अगर मैं आपको थीटा पूछूं तो आप जानते हो थीटा 0 डिग्रीज आएगा। पिछले वाले में भी थीटा 0 डिग्रीज ही था, क्योंकि हरदम ई वेक्टर और डीएस वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल होंगे। तो अगर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। और एक बात आपने याद रखनी है कि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। अब आपकी नॉलेज के हिसाब से जो आप जानते हो वो आपने करना है। सबसे पहले आप गॉस लॉ का एक फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप ई डीएस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप ई डीएस कॉस 0 डिग्रीज, यानी कि इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप ईडीएस, यानी कि फाई बराबर इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड लूप ईडीएस आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लो फिलहाल के लिए। लगे तो इसको थोड़ा और आगे भी सॉल्व करके फिर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फाई बराबर ई को बाहर निकाल लो, आप जानते हो ई बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड लूप होगा सिर्फ डीएस का। डीएस एरिया है, तो फाई का फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? फाई का फाइनल आंसर आना चाहिए ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डीएस एक एरिया है, और उस एरिया का इंटीग्रेशन करने के बाद आपको आएगा एरिया ऑफ सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर? कौन सा सिलेंडर? ये गॉस वाला सिलेंडर। इस गॉस वाले सिलेंडर की एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं। तो किसी सिलेंडर का एरिया क्या होता है? किसी सिलेंडर का एरिया होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो आपके गॉसियन सिलेंडर का रेडियस कितना था? स्मॉल आर, और आपके गॉसियन सिलेंडर का लेंथ हमने कितना माना था? एल। तो इसलिए 2 पाई आर इंटू एल इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, जो मैंने यहां पे पुट अप किया है। इसको आप मान के चलिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कहां से आएगी? फ्रॉम वेयर विल यू गेट इक्वेशन नंबर 2? गॉस लॉ के सेकंड फॉर्मूले से। यह था गॉस लॉ का पहला फॉर्मूला। पहले फॉर्मूले में सबसे पहले आप डॉट प्रोडक्ट को हटा के कॉस थीटा लिखते हो, फिर आपको पता है कि थीटा 0 है, कॉस 0 1 हो जाएगा, सिर्फ ई डीएस बचेगा। फिर आपने ई को बाहर निकाला, सिर्फ इंटीग्रेशन डीएस का किया, डीएस यानी कि एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो कि 2 पाई आर एल आया। ये इक्वेशन 1 बन गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस वन, बस एरिया वहां पे 4 पाई आर स्क्वायर पुट किया था, यहां पे 2 पाई आर एल पुट किया है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वहां स्फीयर था तो स्फीयर का एरिया आएगा, यहां पे सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया आएगा। कितने लोग को इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ रहा है? हाउ मेनी पीपल आर ओके विद इक्वेशन नंबर 1? डन डन डन।
कैन वी मूव फॉरवर्ड? पक्का आगे बढ़ा जाए? अरे सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। 38 लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आ रहा है समझ में? बढ़िया। सेकंड आपका इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन क्या है आपका? गॉस लॉ ने और क्या कहा आपको? गॉस लॉ ने आपको कहा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ याद आया? दिस वॉज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ योर गॉस लॉ। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का प्रयोग करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा and it is called as q by the length, q by the length। ठीक है? यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? आप जरा यहां पे ध्यान से देखें। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि जो चार्ज यहां पे सिलेंडर के ऊपर लगाया गया है वो चार्ज सिलेंडर की लेंथ में समाया हुआ है। तो जब कोई चार्ज किसी के लेंथ के ऊपर समाया जाता है तो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी का प्रयोग करते हैं। पिछले लेक्चर में जो चार्ज था वो स्फीयर के सरफेस पे था इस तरह से, इसलिए आपने वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का प्रयोग किया था। यहां पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां लेंथ वाइज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी का प्रयोग किया। यहां से आपके Q की वैल्यू आएगी लैम्डा इंटू एल। आप Q को यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको डब्बे में डाल के मान ले इक्वेशन नंबर 2। अगला स्टेप एकदम सिंपल, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करने का टाइम आ गया है। तो आप करेंगे इक्वेट किसको? 1 एंड 2 को। आप 1 और 2 को इक्वेट करें, क्योंकि 1 और 2 को जरा ध्यान से देखिए, दोनों का एलएचएस सेम है। आप दोनों के आरएचएस को इक्वेट करने का समय आ गया है। तो आप कैसे लिखेंगे? ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल बराबर, यहां पे आप लिखेंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? यहां से एल और एल को कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके ई की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला। अगर आपने कुछ नोटिस किया होगा तो कल जो स्फीयर का काम किया और आज जो सिलेंडर का काम किया उसके स्टेप्स एग्जैक्टली सेम हैं। 2 बार गॉस लॉ हम लगाते हैं, दोनों बार गॉस लॉ से हम एक एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, बाद में उन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल टू कर देते हैं। बस फर्क इतना है कि कहां पे कौन सी चार्ज डेंसिटी का प्रयोग करना है वो हमें देखना पड़ेगा, और वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं। सिलेंडर पे चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्फीयर पे चार्ज सरफेस चार्ज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए वहां पे सिग्मा का प्रयोग किया गया, आज लैम्डा का प्रयोग किया गया। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ये जो आपको फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूले का प्रयोग आप कब करेंगे? ये फॉर्मूला आपको क्या देगा? ये फॉर्मूले से आपको क्या मिलेगा? ये फॉर्मूला आपको देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P फ्रॉम अ वायर। मतलब ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप ये चीज इजीली निकाल सकते हो। कृपया चेक कर लीजिए स्टेप सारे के सारे, कोई डाउट है पूछ लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कल सिखाया था। कॉस थीटा जीरो कैसे हो आपको पता चला। 2 पाई आर एल जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है वो क्या है आप जानते हैं, इट इज एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर
इस बात से आप वाकिफ हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने गॉस के सेकेंड फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, phi इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे लैम्डा एल, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल होता है। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेट कीजिए, सब कैंसिल आउट कीजिए, हो गया काम तमाम, आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। कैन आई मूव फॉरवर्ड? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पक्का? बढ़िया। अब जो अगली चीज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं थोड़ी टेढ़ी है, इसलिए अच्छी तरह से सुनना, पर अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ये है हमारी थर्ड वाली चीज। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्या मतलब इस चीज का? आपके पास एक प्लेन शीट है, दिखाता हूं कैसे। इस तरह से आपके पास एक प्लेन शीट है, ठीक है। इस प्लेन शीट के ऊपर आपके पास चार्जेस हैं ऐसे, ठीक है। भूलिए मत, इस शीट के सामने और पीछे दोनों तरफ प्लस चार्जेस हैं। आप यहां से जब देख रहे हैं तो ये शीट का आपको फ्रंट व्यू या एक फेस दिखाई दे रहा है, दिस कैन बी कॉल्ड एज फेस 1। यहां से देखेंगे तो आपको इस शीट का फेस 2 दिखाई देगा। तो इस शीट के फेस 1 और फेस 2 दोनों तरफ चार्जेस समाये हुए हैं, और हमें यह बताना है कि इस शीट से अगर आप कहीं पे एक दूरी पे एक पॉइंट ले लेंगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने की होगी। अब यहां पे एक थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर हम यहां पे एक पॉइंट चूज करते हैं तो हमें यहां पे भी एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा। रीजन ये है कि इस शीट के दोनों तरफ, इस शीट के दोनों तरफ आपको चार्जेस मिलेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो इस शीट से आगे की तरफ तो जा ही रही है, पर इस शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ भी आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो कमिंग लाइक दिस ऑल्सो। तो अगर दोनों तरफ चार्जेस मौजूद है तो आपको पॉइंट पी दोनों तरफ कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस वाले पॉइंट को हम P मान रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हम P प्राइम मान रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि गॉसियन सरफेस कैसा बनाया जाए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक ऐसा केस है जो हम अभी पढ़ेंगे जिसमें गॉसियन सरफेस आपके खुद के सरफेस जैसा नहीं दिखता। यहां पे जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो बनाएंगे एक ट्यूब जैसा। कैसा? एक ट्यूब जैसा, ऐसा। और ये जाएगा इधर तक, यहां से ये जाएगा इधर तक, और ये वापस हम यहां से ये ट्यूब पूरा कर देंगे। क्या आपको समझ में आया कि हमने जो गॉसियन सरफेस है वो गॉसियन सरफेस हमने एक ट्यूब की तरह क्यों सेलेक्ट किया है? क्या कोई अंदाजा लगा के बता सकता है कि गॉसियन सरफेस हमने एक ट्यूब जैसा क्यों लिया? क्या लगता है आपको, क्या रीजन होगा गॉसियन सरफेस एक ट्यूब जैसा लिया?
सोच के देखिए, व्हाई डू यू थिंक द गॉसियन सरफेस इज टेकन लाइक अ ट्यूब? आप देख रहे हैं वो ट्यूब जो है वो आपके उस पर्टिकुलर प्लेट के आजू बाजू से जा रहा है, ठीक है। मेरा सवाल है कि ऐसा गॉसियन सरफेस क्यों लिया गया? क्या आप गेस कर पा रहे हैं? क्या आपको ये बात पता चल रही है कि जो चार्जेस हैं वो दोनों तरफ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों तरफ है। हमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा जो दोनों तरफ की चीजों को हैंडल कर सके। तो अगर हम इस प्लेट से एक ट्यूब को पास कर दें, इस प्लेट से हम किसको पास कर दें? ट्यूब। यानी कि वो ट्यूब आपके गॉसियन सरफेस जैसा अगर बिहेव करेगा तो वो ट्यूब दोनों तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड्स और दोनों तरफ से निकलने वाले दोनों तरफ बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकता है। इसलिए हमने जो गॉसियन सरफेस है उसको एक इस तरह का ट्यूब कंसीडर किया। ये एक ऐसा केस है जिसमें गॉसियन सरफेस आपके नॉर्मल सरफेस जैसा दिखाई नहीं देता। यानी कि आपका नॉर्मल सरफेस एक शीट है, आपकी नॉर्मल सरफेस क्या है? एक प्लेन शीट है, पर आपका गॉसियन सरफेस एक प्लेन शीट नहीं है। कितने लोग के दिमाग में बात आ रही है समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई द गॉसियन सरफेस इज टेकन लाइक दिस? रिप्लाई आना चाहिए सब लोगों का, फटाफट 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 रिप्लाई आना चाहिए, कम ऑन। बहुत ही बढ़िया। आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? अच्छी तरह से मेरी बात सुनना। अगर हमें फ्लक्स लिखना है तो हम फ्लक्स लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड लूप ई ds पॉइंट P की वजह से, प्लस इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड लूप ई ds पॉइंट P प्राइम की वजह से। आई होप आप ये बात नहीं भूल रहे हैं कि यहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यहां पे भी आपके पास एक ds वेक्टर होगा, यहां पे भी आपके पास एक ds वेक्टर होगा। आई होप आप ये बात जानते हैं कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्रीज होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां पे ई ds लिखा, ई वेक्टर ds वेक्टर नहीं लिखा। वेक्टर साइन नहीं है क्योंकि cos थीटा को मैंने cos 0 मान लिया है पहले से। और ये जो आपको फॉर्मूला लग रहा है ये P पॉइंट पे लग रहा है, प्लस ये जो फॉर्मूला लग रहा है ये P प्राइम पॉइंट पे लग रहा है। दोनों तरफ फॉर्मूला आपने लगाया। अब आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ ds का, प्लस ई इंटीग्रेशन होगा सिर्फ ds का, जैसे हर बार होता आ रहा। हम यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ds को a मान लेंगे, यानी कि एरिया को हमने मान लिया a। तो आपका यहां पे आएगा e इंटू ए प्लस ई इंटू ए, यानी कि आपका टोटल फ्लक्स आ रहा है 2 टाइम्स ई ए। काम खत्म। अगला स्टेप, गॉस के सेकेंड लॉ के हिसाब से, सेकेंड लॉ मतलब गॉस का सेकेंड फॉर्मूले के हिसाब से, जो आपका सेकेंड फॉर्मूला है वो है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे हम यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी को, यानी कि सिग्मा, ठीक है? याद रखिए हमने यहां पे ds को a अज्यूम कर लिया,
हमने एरिया की वैल्यू यहां पे पुटअप नहीं की है, ठीक है। हमने यहां पे एरिया की वैल्यू पुटअप क्यों नहीं की है, मैं आपको धीरे अभी समझाऊंगा। लेट मी कंप्लीट द फाइनल स्टेटमेंट, आपको समझ में आएगा कि एरिया की वैल्यू क्यों पुटअप नहीं की है। अभी आपको समझ में इतना आना चाहिए कि दिस विल बी टेकन एज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस विल बी टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। अभी आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर आपने इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर को ए क्यों मान लिया या एरिया क्यों लिख दिया, कुछ लिखा क्यों नहीं। जैसे इसके पहले आपने एरिया को 2 पाई आर एल लिखा था, उसके पहले आपने एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर लिखा था, अभी आपने एरिया को कुछ क्यों नहीं लिखा। क्लास जस्ट 1 मिनट। सॉरी क्लास, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अगला स्टेप आप खुद समझ चुके होंगे क्या करना है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप डायरेक्टली इक्वेट कर दो, ठीक है। तो इक्वेट करने के लिए आपको क्या आएगा, 2E A बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं यहां से ए और ए ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए हमने यहां पे एरिया की वैल्यूज पुटअप करने का कुछ ज्यादा ध्यान दिया नहीं, क्यों वैसे भी एरियाज अल्टीमेटली कैंसल आउट हो रहे हैं। इसका तो जो फाइनल आंसर आता है उसमें एरिया का कोई रोल ही नहीं आता, तो क्यों माथापच्ची करने का वहां पे एरिया पुटअप करने के लिए। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लीजिए। डन, मच सिंपलर। अगर आपको स्टेप्स पता हैं, अगर आपको स्टेप्स पता और अगर आपको एहसास हो गया होगा कि चीजें डिफिकल्ट नहीं है, हर बार हम 2 फॉर्मूले लगाते हैं, दोनों फॉर्मूले से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 निकालते हैं, दोनों को इक्वेट मारते हैं, फाइनल आंसर लेके आते हैं। बस हर एक टॉपिक में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है। जैसे यहां पे 2 पॉइंट पे हम लोगों को काम करना पड़ा, इसलिए बीच में प्लस साइन आया। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला पी पॉइंट पे, एक बार पी प्राइम पॉइंट पे। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएस को ए मानना है, उसके बाद अल्टीमेटली ए कैंसिल आउट। ये छोटी छोटी बातें हैं जो सिर्फ आपने ध्यान रखनी है, बाकी डेरिवेशन में कोई भी बड़ा मेजर ऐसा चीज नहीं है तीनों डेरिवेशंस में जो आपको नहीं समझ में आए। क्लियर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। अरे रिप्लाई करो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। बढ़िया, चलिए यहां पे आपका गॉस लॉ की समाप्ति होती है। इतना ही था आपके गॉस लॉ के अंदर। गॉस लॉ आपने समझना था और उसके 3 एप्लीकेशंस आपने पढ़ने थे, ठीक है, जो हमने कर लिए। पहला एप्लीकेशन स्फीयर का है, दूसरा एप्लीकेशन वायर का है, तीसरा एप्लीकेशन आपके प्लेन शीट का है। गॉस लॉ और गॉस के 3 एप्लीकेशन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के तकरीबन 20% को कवर करते हैं, जो हमने अभी कवर किया। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, तो सब लोग अपना अपना ध्यान यहां पे रखें। जो अगला टॉपिक हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, वो अगले टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ध्यान से समझना, अच्छी तरह से बात को देखना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो मैं उसको हाईलाइटेड टॉपिक बना देता हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जैसे कि बचपन में जो पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ते हैं वो होती है mgh वाली, ये वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, मैं जरा आपको समझाता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट electrostatic forces to achieve a certain configuration of charges in a given system। आराम आराम से मेरी बातें सुनिए, घाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बात ऐसी है कि अगर आपके पास एक प्लस क्यू नाम का चार्ज एक पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है, अगर उस प्लस क्यू चार्ज के बाजू में या प्लस Q1 के बाजू में अगर आप एक प्लस Q2 नाम का चार्ज रखने का विचार कर रहे हो, तो क्या यह बात आपको आसान लगती है? मुझे तो नहीं लगती। द रीजन इज दैट ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ रिपल्शन करेंगे, जो कि एक तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये आइडिया इतना अच्छा तो दिखाई नहीं देता कि इस प्लस क्यू चार्ज के आर डिस्टेंस की दूरी पे एक दूसरा प्लस टू क्यू चार्ज लाके रख दिया जाए और ये लोग ऐसे ही रहे। मतलब प्लस क्यू यही रहना चाहिए, प्लस Q2 भी यही रहना चाहिए। हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करना है। सर्टन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप चाहते हैं कि ये ऐसे रहे, पर ऐसा रहने के लिए हमें इनके रिपल्सिव फोर्सेस को टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये बंदा इसके ऊपर कोई रिपल्सिव फोर्स लगाएगा या ये बंदा इसके ऊपर कोई रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना आसान काम नहीं है। सिस्टम का मतलब होता है इन दोनों को मिला के हम एक सिस्टम बनाते हैं। जब भी आप सिस्टम बोलते हैं तो ये दोनों का मिलके हम बोलते हैं ये दोनों एक सिस्टम के पार्ट है। तो आसान सी बात है कि अगर आप ये सर्टन कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो आपको इस सर्टन कॉन्फ़िगरेशन के मेंटेन करने के लिए आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि आपको वो वर्क डन करना पड़ेगा इन लोगों को इस पर्टिकुलर जगह पे रखने के लिए। आपको वर्क डन करना पड़ेगा इस कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करने के लिए, तब जाके ये दोनों के दोनों लोग इसी जगह पे रह सकते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन में। परंतु आप जानते हैं 11th स्टैंडर्ड
में आपने ये चीज पढ़ी है कि वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, यानी कि यही वो वर्क डन है जो आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अगर आपने कभी बचपन में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वर्क इज एनर्जी. तो सवाल ये उठता है कि आपने जो वर्क डन किया वो वर्क डन कहां गया? वो वर्क डन आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन गया. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. Electric potential energy is the work done against electrostatic forces to achieve a certain configuration of charges in a given system. अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस में ही बात हो. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक प्लस क्यू नाम का चार्ज यहां है, आपके पास एक माइनस क्यू नाम का चार्ज यहां है, दोनों के बीच में आर नाम की दूरी है और आप ऐसा चाहते हो कि ये दोनों के दोनों चार्जेस यहीं रहे. पर आप जानते हो कि यहां पे एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है. जो अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेगी. पर क्या आप चाहते हो दोनों चार्जेस अपनी तरफ खींचे जाए? नहीं, आप चाहते हो दोनों चार्जेस ऐसे ही रहे. तो अगेन आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ताकि ये दोनों के दोनों चार्जेस ऐसे ही रहे और वही वर्क डन आपके सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाई जाएगी. कितने लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है समझ में आ रहा है? कमाल. गॉट इट है? आ रहा है सबको समझ में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? पक्का? अब एक और किस्सा हो सकता है. सपोज कीजिए यहां पे आपके पास एक प्लस क्यू नामक चार्ज है, प्लस Q1. ये जो प्लस Q1 नाम का चार्ज है ये एक जगह पे फिक्स्ड है. ठीक है, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. इस पर्टिकुलर लाइन पे एक और चार्ज मौजूद है जो यहां कहीं पे है. ठीक है, उस चार्ज का नाम है प्लस Q2. ये जो प्लस Q2 नामक चार्ज है इसकी दूरी आपके Q1 नाम के चार्ज से, इसकी जो दूरी है यहां से लेके यहां तक की जो इसकी दूरी है वो दूरी है R1 की. और अभी ये पॉइंट ए पे बैठा हुआ है. सपोज कीजिए कि आप ऐसा चाहते हैं कि हम इस चार्ज को उठाएं और इस बी पॉइंट पे लाके रख दें. ये जो बी पॉइंट आप देख रहे हैं ये बी पॉइंट की दूरी आपके फिक्स्ड चार्ज से R2 की है. यानी कि चार्ज, कौन सा चार्ज, क्या नाम है उस चार्ज का? चार्ज प्लस Q2 has to be moved from point A to point B. Don't forget, from point A to point B against the
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम ऐसा क्यों लिखते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? क्योंकि ये जो प्लस Q1 नामक चार्ज है, ये प्लस Q1 नाम का चार्ज इस प्लस Q2 नाम के चार्ज को बोलेगा मेरे से दूर भाग जा, मैं रिपेल करूंगा तेरे को, मेरे पास में मत आ। पर फिर भी हम लोग उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट लाने की रट लगाए रखे हैं। हम बोले तुमको ए से बी लेके जाएंगे, पक्का लेके जाएंगे तुमको ए से बी। तो तुम्हें ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें करना पड़ेगा वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सोच के देखो, क्या तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ये जो वर्क डन तुमने किया, यही वर्क डन तुम्हारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे नजर आएगा। दिस वर्क डन विल बी कॉल्ड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ये जो W है यही DU है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, DU मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो तुमने वर्क डन कितना किया? तुमने वर्क डन किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि वर्क डन करने के लिए तुमने पक्का कोई ना कोई फोर्स लगाई होगी, तुमने लगाई होगी, और वो फोर्स तुमने लगाई होगी इस बंदे के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। यानी कि तुमने फोर्स लगाई होगी इस डायरेक्शन में। दिस इज फोर्स अप्लाइड। क्या है ये? फोर्स अप्लाइड। एंड दिस इज FE, यानी कि ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। और ये है जो फोर्स तुमने लगाया उसको A से B लाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुमने जो फोर्स अप्लाई किया वो इस फोर्स के बराबर होना चाहिए या फिर ज्यादा होना चाहिए, तभी तो तुम इसको यहां से यहां तक मूव कर पाओगे। यानी कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सोच के देखो, ये बंदा तुमको इस तरफ धक्का मार रहा है, बोलता नहीं आना हमारे पास में। तुम बोलते हो आएंगे भाई तुम्हारे पास में, हम भी फोर्स लगाएंगे, तुम भी फोर्स लगाओ, देखते हैं कौन जीतता है। ये बोलेगा ठीक है हम FE लगा रहे हैं, बोले हम FA लगा रहे हैं, हमारा FA तुम्हारे बराबर है। अगर हमारा FA तुम्हारे बराबर है यानी कि दोनों के फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, या फिर हमारा अप्लाइड फोर्स थोड़ा तुमसे ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम तुम्हारी तरफ बढ़ते आएंगे। तो इस बात में तो दम है। यानी कि इस वर्क डन के लिए जो फोर्स लगा F वेक्टर डॉट जो डिस्प्लेसमेंट लगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट, चलो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा R1 माइनस R2, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। लेट अस टेक दैट एज dr, दैट विल बी इक्वल टू du। भूल मत जाना, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने ऐसे ही कंसीडर कर लिया। अब यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हैं? सब चीज सेम चल रही है, कुछ फर्क नहीं है। बस बात ऐसी है कि हमें अब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे इस चार्ज को लेके आना। जब आपका चार्ज इस कॉन्फ़िगरेशन में था और ये आपके चार्ज का नया कॉन्फ़िगरेशन है, पहले दोनों चार्जेस एक दूसरे से R1 की दूरी पे थे, अब दोनों चार्जेस एक दूसरे से R2 की दूरी पे है। पहले हो सकता है आपका पोटेंशियल एनर्जी U1 था, अब हो सकता है आपका पोटेंशियल एनर्जी U2 है।
तो आपके पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आया कि नहीं आया? आया। पर ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आया, ये पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव आपने जितना वर्क डन किया उसके बराबर होगा। बस सवाल एक और उठता है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी कि घटी होगी। ध्यान से सुनना, U2 इज ग्रेटर देन U1, यानी कि आपके पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ोतरी होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे? सोचिए, आप जब U1 नाम की पोटेंशियल एनर्जी रख रहे थे, यानी कि जब आप अपने चार्ज से R1 नाम के डिस्टेंस पे थे और तब आपके पास U1 नाम की पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर आपने कुछ वर्क डन करके आप यहां तक पहुंचे, तो वो जो वर्क डन है वो भी तो आपको मिला, वो भी तो वर्क डन आपके इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो अगर वो वर्क डन आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। और एक सवाल का टिप मैं आपको देता हूं, जब भी आप वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हो तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि आपके द्वारा किया जाने वाला वर्क डन आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस फॉर्मूले को अब हमको थोड़ा और डिटेल में स्टडी करना है और हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला निकालना है। पर उसके पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में अंदाजा आ रहा है? मैंने जो तीनों एग्जाम्पल्स आपको दिए, क्या उन तीनों एग्जाम्पल्स में से आपको सब चीज समझ में आ रही है? थर्ड एग्जाम्पल वॉज about how the potential energy changes and why the potential energy changes. If you are changing your configuration, your potential energy will change. First, your configuration, what at a distance of R1, you had a potential energy U1. Now you have a configuration at a distance R2, so your new potential energy is U2. तो potential energy में आने वाला बदलाव आपके work done वाले बदलाव के बराबर होगा। इज इट डन? क्या लोगों को बात समझ में आ रही है? फटाफट बोलिए। पक्का? ठीक है, एक तड़का ऐड करने जा रहा हूं, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे आएगा एक माइनस साइन। क्यों? ध्यान से देखना, आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस दिशा में। ये जो दिशा है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की दिशा है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो लग रही है इस दिशा में। आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लगने की दिशा और आपके डिस्प्लेसमेंट की दिशा दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन क्या? कैसा डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन, हेंस नेगेटिव। सिंपल सी भाषा। अब हम क्या करेंगे? अब हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। सो मैं लिख रहा हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेशन ऑफ du फ्रॉम R1 टू R2। ध्यान से मेरी बात समझना, इस छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं,
यहां से लेके, कहां से, R1 से लेके R2 तक, क्योंकि आपने जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी है वो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखी है। आप देख सकते हो वहां पे जो मैंने डिस्प्लेसमेंट पुट किया है वो dr पुट किया है। dr मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। पर अगर आप टोटल कितनी आपके पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आई वो निकालना चाहते हो तो आपको इस छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी को R1 से लेके R2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा R1 से लेके R2 को -f.dr को। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं ताकि आप एक छोटे से बदलाव को इंटीग्रेट करके पूरा का पूरा बड़ा बदलाव, टोटल बदलाव निकाल सकें। आपके पास छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर होता तो du नाम का बदलाव आपकी एनर्जी में आता। टोटल बदलाव कितना आएगा? टोटल बदलाव के लिए आपने लोअर लिमिट पुट कर दी R1, आपने अपर लिमिट पुट कर दी R2, क्योंकि इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट R1 पे था, अब आपका ऑब्जेक्ट R2 पे है। अगर हमने इस चीज को इंटीग्रेट कर दिया तो हमें टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। दिस इज टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसके पहले क्या लिखा था हम लोग ने? ये दिस इज स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज दिस? दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इंटीग्रेशन करना तो बनता है। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम सारे वैल्यूज को पुटअप करेंगे, बराबर है। कैसे पुटअप करेंगे? ध्यान से देखिए। डेल्टा यू बराबर इंटीग्रेशन R1 टू R2, ठीक है। ये जो फोर्स आप यहां पे देख रहे हो, इस फोर्स को बोला जाता है कूलम्स फोर्स। कूलम फोर्स होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आपको कूलम फोर्स बचपन की याद है तो अपने पास जो दोनों चार्जेस थे वो कौन कौन से थे? एक चार्ज था अपना Q1, दूसरा चार्ज था अपना Q2। तो ये आपकी कूलम फोर्स हो गई। इसी कूलम फोर्स को मैं यहां पे पुटअप करूंगा 1/4πε0, बाहर एक माइनस साइन लगाना ना भूले, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे आपका dr वेक्टर जो पहले से ही यहां पे मौजूद था। तो F की जगह पे आपने कूलम्स फॉर्मूला यहां पे लगाया, कूलम्स फोर्स आपने यहां पे लगाई। अब इंटीग्रेशन करने का समय आ गया है। आई होप थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है। अगर इंटीग्रेशन आता है तो आगे के स्टेप्स आप लोगों के लिए सिंपल रहेंगे। -1/4πε0 को बाहर निकालें, Q1 Q2 को भी बाहर निकालें। अंदर आपका इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ किसका? इंटीग्रेशन होगा R1 टू R2 1/r² dr। आई होप आप जानते हैं कि 1/r² का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। 4πε0। तो 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होगा? -1/r। ये इंटीग्रेशन हो गया, यहां पे लोअर लिमिट, यहां पे अपर लिमिट। इंटीग्रेशन के स्टेप में आप अच्छी तरह से जानते हैं, अब हमें लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट वाले स्टेप्स पुटअप करने हैं। तो 4πε0 ऊपर Q1 Q2 वैसे ही रहेगा। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना चाहते हैं तो आप पुट करेंगे -1/r2 माइनस ऑफ -1/r1 एंड अ ब्रैकेट क्लोज। आई होप सब लोगों को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना आता है। आता है ना? अरे आता है कि नहीं आता है? आता है। आप क्या कर सकते हैं? डेल्टा यू माइनस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 -1/r2 प्लस
ये जो माइनस साइन है ये भी अंदर ले लीजिए, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 बन जाएगा। ये है आपके सिस्टम में आने वाली पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इसको डालो डब्बे में, मस्त वाला कलर करो, इस फॉर्मूले का था हमें इंतजार। वैसे अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी इसके बाद कहानी शुरू होगी, बट फिलहाल के लिए ये फॉर्मूले तक के सारे स्टेप्स जरा वापस एक बार देख लेते हैं ताकि थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। स्टेप्स इजी है, स्टेप्स में कोई भी डिफिकल्ट स्टेप नहीं है। कहानी ऐसी है कि हमारे भाई साहब पहले ए पॉइंट पे थे, उनको लाना था बी पॉइंट पे। ऐसा करने के लिए हमें वर्क डन करने की जरूरत है। हम जो भी वर्क डन करेंगे वो वर्क डन हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में आने वाले बदलाव के लिए जाना जाएगा। हमने ऐसा सोचा कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हो, dr नाम का डिस्प्लेसमेंट अगर हमने किया तो f डॉट dr नाम का एक छोटा सा वर्क डन होगा, जिस छोटे से वर्क डन की वजह से एक छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा। F और dr के बीच में माइनस साइन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम टोटल कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है वो निकालें। तो हमने उसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने का सोचा। इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट डायग्राम के उसमें मौजूद थे। R1 से शुरुआत हुई थी, R2 पे खत्म हुआ, तो जो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो R1 से R2 जाएगा। बस फोर्स की जगह पे हमने कूलम्स फोर्स यहां पे पुट अप कर दिया, जो आपको 10वीं क्लास में सिखाया जाता है। Q1 Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल लिया और सिर्फ हमने इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर dr का किया, जिसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें माइनस 1 अपॉन आर, R1 R2 और ये बाहर टर्म वैसे का वैसा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, बाहर का माइनस साइन अंदर भेजा, ये आपका फाइनल फॉर्मूला तैयार। ये फाइनल फॉर्मूला आपको देगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन, कब, व्हेन चार्ज Q2 is moved from A to B। अगर आपने अपने चार्ज को A से लेके B तक मूव किया, यानी कि फ्रॉम R1 टू R2, अगर आपने उसको R1 से R2 मूव किया तो इतना पोटेंशियल एनर्जी में आपके सिस्टम में बदलाव आएगा। एंड दिस can also be called as work done from A to B is the change in potential energy, which can be written as Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught 1 upon R2 minus 1 upon R1। क्योंकि पहले ही हमारे और आपके बीच में ये बात डन हो गई है कि जितना आप वर्क डन करेंगे वही वर्क डन आपके पोटेंशियल एनर्जी के बदलाव जितना होगा। तो वर्क डन कहां से कहां किया, वर्क डन ए से बी तक किया, तो वही मैंने लिखा वर्क डन ए से बी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये फॉर्मूला यहां पे लिख दिया। यहां तक किसी को डाउट पूछना है क्या? इज एवरीबडी क्लियर टिल नाउ? चेक कर लीजिए। पक्का? बहुत ही बढ़िया।
मेरा अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, मेरा अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। हम ऐसा मानते हैं कि जब भी हम किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लेके आए तो हमारे लिए ये कन्वीनियंट होता है कि हम ऐसा माने कि हमने एक चार्ज को इंफिनिटी से उठा के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लेके आए। वापस मैं रिपीट करता हूं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आपने क्या देखा, आपका चार्ज था ए पॉइंट पे, आप उसको उठा के लाए बी पॉइंट पे, यही किया ना आपने। ए पॉइंट पे था, उसको उठा के लाए बी पॉइंट पे, और क्या किया आपने। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा कहता है, और ये हमारे कन्वीनियंट जोन के अंदर आता है, कि हम ऐसा मान के चले कि हम अपने चार्ज को इंफिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे लाए। ऐसा क्यों करना है? पर क्या हम ऐसा नहीं मान सकते कि यही फॉर्मूले में सब कुछ छुपा हुआ है? मान सकते हो कि यही फॉर्मूला आपके लिए सब कुछ है, पर यह फॉर्मूला तभी काम करता है जब आप किसी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यानी कि R1 से R2 तक लेके आए। अगर ऐसा हुआ तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो। पर अगर कभी ऐसा हुआ कि इफ अ चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, तो क्या करोगे? तो आपको इस सिनेरियो के साथ कैसे डील करना है? इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ? इंफिनिटी का मतलब हुआ कि आपके R1 की वैल्यू इंफिनिटी है। सोच के देखिए ऊपर वाले डायग्राम में, जरा मैं अगर आपको वापस लेके जाऊं तो R1 क्या था? व्हाट वाज R1? R1 था इनिशियली आपके दोनों चार्जेस के बीच का डिफरेंस। इनिशियली आपके दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस था, उसको R1 माना गया था। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपका चार्ज इनिशियली इंफिनिटी पे था, द चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, तो R1 इंफिनिटी होगा ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इनिशियली प्लस Q2 was at इंफिनिटी। तो तुम उसको किधर लेके आए? R2 पे लेके आए। R2 को हम मान रहे हैं R। डायग्रामेटिकली आपके सामने पेश करता हूं। ये है आपका प्लस Q1 चार्ज, ये है आपका प्लस Q2 चार्ज, ये डिस्टेंस R2 है जिसको मैंने R1 मान लिया। बट मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि जो प्लस Q2 चार्ज था उसको लाया गया है कहीं दूर से, और वो दूर चीज क्या है? वो दूर चीज है आपकी इंफिनिटी। वो प्लस Q2 पे था, यहां प्लस Q2 इंफिनिटी पे था, और ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं इसी को तो आप R1 कहते थे। तो R1 क्या है? इंफिनिटी। इतना किसी को समझा? समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टॉपिक? सबको समझ में आया? पहले वाले टॉपिक में हम चार्ज को बी से ए पे लेके आए, अब हम उसको इंफिनिटी से यहां पे लेके आ रहे हैं। तो अब हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? हमारे ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या चेंज आना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी बराबर, द फॉर्मूला वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 1/R2 minus 1/R1। आई होप दिस वाज द फॉर्मूला, राइट? तो अगर हम R1 को इंफिनिटी पुट कर रहे हैं और R2 को R पुट कर रहे हैं, तो R1 को अगर हम इंफिनिटी पुट कर रहे हैं तो 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा चीज खत्म हो गया। और R2 को हम R पुट कर रहे हैं, तो आपका फाइनल फॉर्मूला किस तरह से दिखाई देगा?
potential energy will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. अगर किसी को स्टेप नहीं समझ में आया तो 1 अप Q1 Q2 4 pi epsilon naught 1 upon R minus 1 upon infinity. R2 की जगह पे R, R1 की जगह पे infinity. 1 upon infinity is how much? 0. तो ये पूरा का पूरा टर्म बाय बाय 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. ये वाला फॉर्मूला अब तब यूज करेंगे. This formula will be used when your charge is brought from infinity to a point. तब जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा तब वो ये वाला होगा. और अगर आप किसी चार्ज को एक पॉइंट ए से बी पे लेके आ रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें. इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं ये वाला फॉर्मूला यूज करें. डन डनाडन. बोलिए, बैठ रहा है दिमाग में? क्लियर है? सिंपल है? एक्सप्लेनेशन के साथ समझना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूं या लिखा हुआ है या आप सुन रहे हो बस आपको समझ है. फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ठीक है, पहले सर ने दिखाया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, फिर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अगर हमारा चार्ज इंफिनिटी पे होता तो क्या होता, तो फिर हम उसको वहां से लेके आते हैं तो क्या होगा. तो डिस्टेंसेस आप देख सकते हैं कि हाँ R1 को इंफिनिटी क्यों लिया गया, R2 को R मान लिया गया. तो फिर ऐसे मान के हमें डायग्रामेटिकली भी समझ में आया कि हाँ भाई यहां से तुम उठा के यहां लेके आए गए हो. तो आई थिंक एवरीथिंग शुड बी क्लीन इनफ टू अंडरस्टैंड. बहुत ही बढ़िया. अब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई है तो अब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए तैयार. ध्यान से मेरी बात समझ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आपने अभी अभी निकाला वो था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट. Q1 Q2 अपॉन R. ठीक है. इस चीज को मैं किस तरह से लिख रहा हूं जरा ध्यान से देखिए. मैं लिख रहा हूं Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. मैं इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूं और मैं अलग कर रहा हूं Q2 को. ये पोटेंशियल एनर्जी ही है. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. टॉपिक का नाम मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V. उसके बारे में बात कर रहे हैं. बट अभी भी हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में हैं. पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे. सिर्फ मैंने आपको क्या दिखाया कि पहले मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को लिखा, मैंने Q1 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन R को एक तरफ किया, Q2 को अलग कर दिया. ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, इस क्वांटिटी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. U इज V इंटू Q2. दिख रहा है? ये जो क्वांटिटी दिख रहा है, दिस क्वांटिटी Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज V. V यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? बिल्कुल ध्यान से देखिए. क्या बोलते हैं इसको? इसको दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a point, electric potential of charge Q1, this is electric potential of charge Q1 at a distance R. किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है Q1 नाम के चार्ज का. Q2 को अलग क्यों किया? क्योंकि Q2 वो चार्ज है जिसको आप इंफिनिटी से उठा के लाए थे.
और आपने उसको लाके किसके पास रखा? आपने उसको लाके Q1 के पास रखा। तो ये जो क्वांटिटी आप ब्रैकेट में देख रहे हो, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q1 का। किसका? Q1 का। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में है क्या? मतलब फॉर्मूला वाइज तो चलो आपको समझ में आ गया है, फॉर्मूला वाइज आपको समझ में आ गया, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होगा, ये चीज हम एक एग्जांपल से खुद के दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी चीज है जो अगर आपने फील कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोलना चाहता है। सपोज कीजिए हम ये चीज समझेंगे एक एग्जांपल से, जिसमें होंगे लायन और दूसरा कोई एक जानवर, लाइक लेट मी टेक अ डियर। ठीक है, इन दोनों जानवर के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज क्या चल रही है। सपोज कीजिए यहां कहीं पे लायन बैठा हुआ, ठीक है, अगर लायन यहां बैठा हुआ है, यहां कहीं पे आपका डियर है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि डियर जो है वो लायन से इंफिनिटी पे ही रहना चाहता है, राइट? बट यहां पे कहीं पे एक पानी का सोत्र है। ये जो पानी का जगह है, ये लायन से एट अ डिस्टेंस आर पे है। जहां पे लायन लोग रहते हैं उससे एक डिस्टेंस आर पे एक पानी बहता है, और जब इस डियर को प्यास लगती है तो उसे इंफिनिटी से यहां तक ट्रैवल करना पड़ता है पानी पीने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पानी पीना है तो आपको इंफिनिटी से यहां पे आना पड़ेगा, तभी आप पानी पी सकते हो। बट क्या ये डियर के लिए आसान काम है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर वो यहां आया तो ये लायन उसके ऊपर हमला कर सकता है। तो अब डियर को किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? डियर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस लायन का प्रभाव कितना है। प्रभाव यानी कि ताकत, एक तरह से इंफ्लुएंस, एक तरह से पोटेंशियल। लायन का पोटेंशियल, लायन का प्रभाव। देखिए मैं ताकत वर्ड यूज कर रहा हूं, बट वो ताकत वर्ड यहां पे सूट नहीं कर रहा, बट अगर मैं प्रभाव नाम का वर्ड यूज करूं तो वो ज्यादा सूट करता है। इस लायन का यहां पे प्रभाव कितना है, इस बात का ध्यान डियर को रखना पड़ेगा, क्योंकि डियर को उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा जितना प्रभाव लायन का होगा, मल्टीप्लाइड बाय वो डियर को वहां से आने के लिए जो तय करना पड़ेगा। अगर लायन का प्रभाव यहां पे ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है डियर को वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि डियर को यहां पे आके पानी पीने में या यहां पे आके रुकने में ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि लायन नहीं चाहता कि डियर यहां पे आके रुके या लायन आके उसको खा लेगा। अगर मैं आपसे यह कहूं कि कुछ सालों के बाद ये रिवर जो है वो थोड़ी बहुत यहां तक शिफ्ट हो गई, मतलब जहां लायन लोग बैठे रहते हैं जस्ट उसके बाजू में रिवर है, यहां पे पानी पीने के लिए आना पड़ेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या डियर को वर्क डन कम करना पड़ेगा कि ज्यादा करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है डियर को वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे डियर को पानी पीने के लिए आना है वहां पे लायन का प्रभाव ज्यादा है।
क्योंकि वो पॉइंट लायन से काफी करीब है। अब आप उसको प्रभाव बोलो, इफेक्ट बोलो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक लैंग्वेज में पोटेंशियल बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, वन एंड द सेम थिंग। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसान भाषा में V इज इक्वल टू IR भी बोल सकते हो, पर मैं उस वे में आपको नहीं समझाना चाहता था। मैं आपको उस वे में नहीं समझाना चाहता हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। 240 वोल्ट घर पे आता है, तुम्हारे टीवी को लगता है 50 वोल्ट, समझ लो तो करंट 240 से 50 वोल्ट तक फ्लो करेगा। ये ताकत ज्यादा है, ये ताकत कम है, इसको बोलते हैं हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बच्चा जानता है। पर यहां पे स्टोरी में बैठने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q1 का कितना है। Q1 कौन है हमारी कहानी में? Q1 शेर है और Q2 डियर है। क्या V इंटू Q2 यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ लायन मल्टीप्लाइड बाय द डियर, ये दोनों मिला के आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये वो क्वांटिटी है जो आपको बताती है कि उस पर्टिकुलर जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। अगर यहां लायन बैठा हुआ है और नदी यहां से जाती है तो ऑब्वियस सी बात है नदी से ये पॉइंट काफी दूरी पे है, तो ऑब्वियस सी बात है लायन का प्रभाव इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कम है, तो डियर को आके पानी पीने में कम वर्क डन करना पड़ेगा। दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे लायन का कितना प्रभाव है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी को स्टोरी समझा? डिड यू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है यहां पे? कितने लोग को स्टोरी समझ में आई? पक्का? पक्का? डन? दैट्स रियली ग्रेट। चलिए आज के लिए इतना काफी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये टॉपिक हमने आज देखा। अच्छी तरह से इस चीज को वापस शीट में समझ के आइए, ठीक है? और जो लायन और डियर वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है वो एग्जाम्पल पहले लेक्चर से जरा जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर प्लस Q चार्ज कहीं पे भी लोकेटेड है, प्लस Q1 चार्ज अगर कहीं पे भी लोकेटेड है, तो आप उस प्लस Q चार्ज के जितने पास में आने की कोशिश करोगे उतना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। यानी कि इस प्लस Q1 चार्ज के जितने पास में आने की कोशिश करोगे वो उतना तुम्हें जोर से धक्का मारेगा। जितना लायन के पास में आने की कोशिश करोगे उतना लायन तुम्हें ज्यादा परेशान करेगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट गिव्स यू द प्रभाव of this particular charge at a particular point. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई भी चार्ज जब इंफिनिटी से आता है तो उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दूसरे चार्ज की वजह से क्या प्रभाव है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रभाव Q1 का है, मैंने यहां लिखा है दिस इज द प्रभाव ऑफ Q1, ठीक है? मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख लूंगा तो आप अलग ही दुनिया में चले जाओगे। इसलिए मैं डेफिनेशन लिखना नहीं चाहता। डेफिनेशन है पर मैं डेफिनेशन नहीं लिखना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप उसको इसी तरह से समझो। आज पहले देख लो, वीडियो यूट्यूब पे आएगा वो भी देख लो, एक बार इसके साथ पूरा कंफर्टेबल हो जाओ। नेक्स्ट लेक्चर में आके और 5-10 मिनट इसके ऊपर बात करना है, तब मैं तुम्हें थोड़ा डेफिनेशन बता दूंगा। आज डेफिनेशन नहीं बताना चाहता, आज मैं तुम्हें उस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहता। आज तुम्हारा काम क्या है, लायन और डियर की स्टोरी पहले समझो, वर्क डन वाली स्टोरी समझो। ये दो स्टोरी पहले दिमाग में क्लियर कर दो, अगले दिन आते हैं वापस इसको और डिटेल में देखते हैं। गॉट इट एवरीबॉडी? मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय।